हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीबी श्रीवास्तवा क्लासेस। हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत जी की जो बुक है उसके चैप्टर 2 को डिस्कस कर रहे हैं, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे इंडियन पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। पहले पार्ट में हमने देखा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड हुई है ना, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली की जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट की गई, उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की है ना क्या क्या कॉम्पोजिशन रही है ना, क्या उनका वर्किंग रहा, क्या फंक्शन रहा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इन सभी चीज़ों को हमने उस पार्ट में डिस्कस किया है। ओके, तो है ना उस सेक्शन को ही आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फंक्शंस वगैरह हमने देख लिए थे है ना, कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी फंक्शंस वगैरह क्या क्या थी। अब जो हम देखेंगे इस वीडियो में वो कमिटी को देखेंगे और कुछ और भी प्रोविजंस है वो देखेंगे कंस्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। तो कमिटी की अगर हम बात करें तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कमिटीज़ का निर्माण किया गया है ना, जिसमें मेजर कमिटीज एंड माइनर कमिटीज़ का निर्माण किया गया। इन कमिटीज़ का काम क्या था, इनको है ना, इनमें कुछ मेंबर्स होते थे है ना, और उनके हेड होते थे, और वो कमेटी क्या करती थी, वो कमेटी को एक सब्जेक्ट दे दिया जाता था कि आप इस पे डिस्कशन कीजिए और क्या क्या इस सब्जेक्ट में ऐड करना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या क्या इसमें से रिमूव करना है, ये आप डिसाइड कीजिए और हमें बताइए। बाद में इस पे क्या होगा, वोटिंग वगैरह होगा। तो इस कमेटी की जनरल डिस्कशन यही होती थी कि है ना, कोई एक सब्जेक्ट था उस पे है ना पूरी तरीके से मंथन करना है ना, ताकि उस प्रोविज़न को कैसे ऐड किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके लिए है ना स्टडी करना है ना, और जो जो अच्छी चीज़ें निकल के आए ना उसके लिए कमिटीज़ का निर्माण किया गया है। तो मेजर कमिटीज़ की अगर हम बात करें तो अगर यूनियन पावर से रिलेटेड जो कमिटी बनाई गई कि यूनियन को क्या क्या पावर दिया जाना चाहिए, तो इस कमिटी को बनाया गया है ना, और इसके हेड जो बनाए गए वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी थी कि यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें को रखनी चाहिए, किस किस प्रोविजंस को रखनी चाहिए, उसके लिए जो कमेटी बनाई उसके भी हेड किसको बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। अगर हम स्टेट की कमेटी की बात करें तो अगर नेगोशिएशन विद स्टेट, कैसे नेगोशिएट किया जाएगा स्टेट्स के साथ है ना, अगर उस प्रोविजंस की बात करें तो उसके लिए स्टेट कमेटी बनाई गई और इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी को ही नियुक्त किया गया। ओके, तो हम जनरली बुक में क्या है ना, इधर उधर है ये सब चीज़ें, मैंने इसको एक जगह पे ला दिया गया कि जवाहरलाल नेहरू जी को कौन कौन से कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, ये आपको याद करने में सहूलियत रहेगी। जनरली यूनियन वाले जो थे दोनों कमेटी जो थे उनका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया। फिर स्टेट कमेटी जो नेगोशिएशन के लिए थे स्टेट से है ना, स्टेट से क्योंकि हम फेडरेशन है ना, यूनियन है स्टेट का, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमको नेगोशिएट करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, सभी राज्यों से क्या करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो कैसे किया जाएगा, उसके लिए जो कमेटी बनाई गई है ना, तो उसके अध्यक्ष को भी जवाहरलाल नेहरू जी को ही बनाया गया। ओके, तो मेजर कमेटी में जो ये 3 कमिटीज़ हैं, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट, इन तीनों के अध्यक्ष को जवाहरलाल नेहरू जी को नियुक्त किया गया। ओके, अगर हम एक मिनट प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करें तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या सब्जेक्ट को रखने चाहिए, कौन कौन से प्रोविजंस रखने चाहिए और कैसे उसको ऐड करने चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसकी स्टडी के लिए और इसके रिकमेंडेशन के लिए प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई और उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। ओके, और ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो ड्राफ्ट करने के लिए बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए एक सुसज्जित ढंग से बनाया गया। उसके जो हेड थे वो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। ओके, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे है ना कमेटी के द्वारा। तो रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी जो बनाया गया उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया। स्टेयरिंग कमेटी जो थी इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही बनाया गया। ओके, अगर हम एडवाइजरी कमेटी अगर बात करें फंडामेंटल राइट की, माइनॉरिटीज़ के ऊपर और ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसके ऊपर एडवाइस करने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उसके अध्यक्ष बनाए गए
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इन जो कमेटी बनाई गई एक बहुत बड़ी कमेटी, तो इसको है ना सब डिवाइडेड भी किया गया। ओके, 5 सब डिवीजन इसका किया गया। पहला जो सब डिवीजन था फंडामेंटल राइट सब कमेटी, और इसका अध्यक्ष बनाया गया JB कृपालिनी जी को। माइनॉरिटी सब कमेटी बनाई गई, इसके अध्यक्ष बनाए गए HC मुखर्जी जी को। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी बनाई गई, और इसके अध्यक्ष बनाए गए गोपीनाथ बारदोई जी को। ओके, एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया जो थे अदर देन आसाम, इस सब कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो AB ठक्कर जी को बनाया गया। और पांचवा जो सब कमेटी थे इस कमेटी के अंतर्गत वो थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी बनाई गई। ओके, तो ये सब थे मेजर कमिटीज में, है ना। अगर हम माइनर कमिटीज की बात करें तो माइनर कमिटीज में फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी जो बनाई गई, जो फाइनेंस एंड स्टाफ से रिलेटेड रिकमेंडेशन होंगे वो देंगे ताकि उसे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया जा सके। इसका हेड बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ओके, क्रेडेंशियल कमेटी बनाई गई। ओके, और इसके अध्यक्ष बनाए गए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी को। हाउस कमेटी बनाई गई। ओके, जो हाउसेस है हमारे पार्लियामेंट में, उनसे उनमें क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, कैसे कैसे हाउस बनाने चाहिए, क्या क्या उनमें फंक्शंस होने चाहिए, इन सभी के रिकमेंडेशन के लिए हाउस कमेटी बनाई गई, और इसके अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारामैया जी को नियुक्त किया गया। ओके, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी की अगर हम बात करें तो बिजनेस कैसे मतलब जो फंक्शनिंग होगा, है ना, वो कैसे किया जाएगा, है ना, और उसके लिए क्या क्या प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए, इसके लिए जो कमेटी बनाई गई सब कमेटी, जो माइनर कमेटी थी वो डॉक्टर KM मुंशी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई। एडहॉक कमेटी जो बनाई गई नेशनल फ्लैग के लिए, कौन सा हमारा नेशनल फ्लैग होना चाहिए, है ना, इस पर सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, है ना। कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फंक्शन कैसे होगी, कैसे वो काम करेगी, है ना, उसके लिए जो कमेटी बनाई गई उसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो GB मालवंकर जी को नियुक्त किया गया। अगर हम एडहॉक कमेटी की बात करें, सुप्रीम कोर्ट हमारे जो कंट्री में है ये कैसे फंक्शन करेगी, क्या क्या कंपोजिशन होगा, है ना, इसके लिए जो एडहॉक कमेटी बनाई गई उसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए S वरदाचारी, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, फिर भी इनको क्या बनाया गया, एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष बनाया गया S वरदाचारी जी को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के लिए जो कमेटी बनाई गई, है ना, कि कैसे उसको भारत में मर्ज किया जाए, क्या क्या कैसे किया जाए, उसके लिए जो रिकमेंडेशन के लिए जो कमेटी बनाई गई उसके अध्यक्ष थे B पट्टाभी सीतारामैया जी। एक्सपर्ट कमेटी ऑफ ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए नलिनी रंजन सरकार जी को बनाई गई, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थी। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन जो बनाया गया, है ना, कि या क्या हमारे जो प्रोविंसेस है उसको लिंग्विस्टिक के आधार पर बांटा जा सके, इसके लिए जो कमेटी बनाई गई, कमीशन बनाया गया, उसके अध्यक्ष थे SK धार, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ये भी नहीं थे। ओके, स्पेशल कमेटी बनाई गई ताकि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन किया जा सके। ड्राफ्ट तो बना लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन, अब उसको एग्जामिन करना पड़ेगा ना, क्या उसमें सही है, क्या गलत है, कुछ त्रुटि तो नहीं है, तो उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू जी को। प्रेस गैलरी कमेटी होती है ना, प्रेस की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पार्लियामेंट वगैरह में प्रेस की गैलरी होती है, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई, उसके अध्यक्ष बनाए गए उषानाथ सेन को। एडहॉक कमेटी बनाई गई सिटीजनशिप के ऊपर में, किसे किसे सिटीजनशिप देनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसके रिकमेंडेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई, और उसके अध्यक्ष बनाए गए S वरदाचारी को, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। ओके, अगर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटी की बात करें तो वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ओके, इसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। ओके, इसका जो सेटअप हुआ वो 29 अगस्त 1947 को हुआ, 29 अगस्त 1947 को इसको गठित किया गया। इसमें 7 मेंबर्स थे, है ना, वो मेंबर्स कौन कौन से थे आइए देखते हैं। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे, इसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को बनाया गया।
इसके जो दूसरे मेंबर्स थे, एन गोपाल स्वामी अय्यनागर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ओके, एन माधवन राव, जिन्होंने रिप्लेस किया था बी एल मित्तर को, क्योंकि बी एल मित्तर ने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था, क्योंकि इनकी हेल्थ जो थी वो खराब थी, इसलिए बी एल मित्तर की जगह किसने लिया था, एन माधवन राव ने। टी टी कृष्णम्माचारी जी ने डी पी खेतान जी को रिप्लेस किया था, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कमेटी है, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। एक दो बार अगर आप रीड आउट करते हैं ना तो अपने आप याद हो जाएगी। नेक्स्ट है पोस्ट ड्राफ्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन का था, ड्राफ्टिंग का तो काम दिया ड्राफ्ट कमीशन को। अब जो पोस्ट ड्राफ्ट इन्होंने जो तैयार किया उसको इन्होंने पब्लिश किया फरवरी 1948, है ना, 1948 फरवरी में इन्होंने उस ड्राफ्ट को पब्लिश कर दिया और ये लोगों तक रख दिया, है ना, पीपल्स तक रख दिया कि आप इसमें देखिए कि क्या सही है क्या नहीं है, और उसके बाद आप हमको सुझाव दीजिए कि इसमें से क्या जोड़ना है क्या घटाना है ना। इसके लिए, है ना, अक्टूबर 1948 तक का समय दिया गया था, और सेकंड जो ड्राफ्ट था, जो भी प्रपोजल आया उसमें अमेंड किया गया और सेकंड ड्राफ्ट तैयार किया गया और इसे पब्लिश किया गया अक्टूबर 1948 को। ओके, ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी इसने 6 महीने से भी कम का समय लिया ड्राफ्ट को तैयार करने में, है ना, और ये लगभग लगभग 141 दिन तक ये लोग बैठक किए थे, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्टमेंट के बारे में, तो बी आर अम्बेडकर ने पहले इसके फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का रखते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास 4 नवंबर 1948 को, और पहली रीडिंग होती है। ड्राफ्ट पब्लिश, सेकंड ड्राफ्ट पब्लिश होने के बाद पहला ड्राफ्ट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का असेंबली के सामने रखते हैं नवंबर 4 1948 को, और ये ओनली रीडिंग के लिए होता है। इस दिन ओनली क्या होता है, सभी के को ना, जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी को एक एक जो कॉपी होती है कॉन्स्टिट्यूशन को दिए जाते हैं, है ना। और ये जो सेशन होता है 9 नवंबर 1948 तक की चलती है। थोड़ा सा जनरल डिस्कशन वगैरह यहाँ पे देखने को मिलती है। सेकंड रीडिंग स्टार्ट होती है आपकी, इसमें क्या होता है, क्लाउज टू क्लाउज कंसिडरेशन होता है। एक एक क्लाउज को पढ़ा जाता है, उसके ऊपर भी डिबेट होती है, और उसको पास करना है या फिर रखना है या हटाना है उसके ऊपर वोटिंग भी होती है। और ये चला 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ओके, इस स्टेज में लगभग लगभग 7,653 अमेंडमेंट्स की बात करी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा, जिसमें से एक्चुअल जो डिस्कशन हुआ वो 2,473 मैटर पे ही डिस्कशन हो पाया। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड रीडिंग की ड्राफ्ट की, तो ये 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ 14 नवंबर 1949 से, और ये, है ना, थर्ड रीडिंग में जनरली क्या हुआ, फर्स्ट रीडिंग में जनरल जो तुम्हारा आपका पब्लिश हुआ, है ना, जो ड्राफ्ट थी। सेकंड जो रीडिंग में क्लाउज बाय क्लाउज कंसिडरेशन हुआ, किसको रखना है किसको हटाना है, और थर्ड रीडिंग में जनरली पास वोटिंग के लिए रखा गया उस कॉन्स्टिट्यूशन को। और ये जो सेशन चला 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, और फाइनली इसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं राजेंद्र प्रसाद का, वो साइन हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन बन के सामने आता है। ओके, जब सिग्नेचर हुआ तो 229 मेंबर में से ओनली 284 ही प्रेजेंट थे, है ना। अब ऐसा क्यों, क्योंकि बहुतों की मृत्यु हो गई थी, है ना, एंड विल वेल्स के कारण बहुत ने रिजाइन भी कर दिया था। तो जब बारी आई सिग्नेचर की तो ओनली 284 लोग ही प्रेजेंट थे, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया, है ना। और इसमें क्या था, एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल इसमें रखे गए। प्रियम्बल्स जो हम अभी देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये, है ना, जब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया उसके बाद लास्ट में ये इसे इनेक्ट किया गया। ओके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि उस समय लॉ मिनिस्टर थे, उनको ड्राफ्टिंग का भी काम दिया गया था, तो इनको और दूसरे जो नाम से जाना जाता है फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मॉडर्न मानू के नाम से इनको जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्फोर्समेंट की, तो बन के तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, और इस दिन ही
कुछ जो प्रोविजंस थे, कुछ प्रोविजंस तो कॉन्स्टिट्यूशन के थे, जैसे सिटीजनशिप। ओके, सिटीजनशिप जो होती है, कैसे किसको सिटीजनशिप मिलेगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और कैसे उसको इंसान खो सकता है, ये सब चीज़ें जो थी सिटीजनशिप की जो प्रोविजंस थी। ये इलेक्शंस कैसे होंगे, है ना, ये प्रोविजन, प्रोविजनल पार्लियामेंट कैसे चलेगी, है, नेक्स्ट पार्लियामेंट कैसे आएगी, टेम्पोररी एंड ट्रांजिशन प्रोविजंस जो थे, ये जो कुछ टॉपिक्स थे, इन्हें 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। ये जो प्रोविजंस है, इनको, है ना, कौन कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393 में इन प्रोविजंस को रखा गया है। ओके, और ये प्रोविजंस क्या हुए थे, 26 नवंबर 1949 को ही इम्प्लीमेंट हो गए थे। लेकिन जो मेजर पोर्शन था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ओके, और इस दिन को हम क्या बोलते हैं, डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट, या फिर रिपब्लिक डे के रूप में हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। ओके, अब बात उठता है 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया, क्योंकि बन तो गया था 26 नवंबर को ही, 26 नवंबर को ही बन गया था, तो हम उस दिन को ही हमें क्या करना चाहिए था, इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था, क्योंकि अभी तक क्या चली आ रही थी, प्रोविजनल पार्लियामेंट चली आ रही थी। लेकिन 26 जनवरी के दिन को ही क्यों चुना गया, क्योंकि इस दिन ही 1930 में जब आईएनसी की सेशन हो रही थी, आईएनसी सेशन जब हो रही थी 1930 में, कहाँ पे, सॉरी 1929 में लाहौर में। ओके, और उसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने ये बात कहा कि, है ना, 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन स्वतंत्र तो हम 1930 में नहीं हो पाए 26 जनवरी को, इसलिए हम 26 जनवरी 1950 को क्या किए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किए, ताकि हम इस दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर सकें। ओके, कमेंसमेंट जैसे ही होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही इन्फोर्स होती है, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट होता है 1947 का, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से बन के आती है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके तहत अभी तक हम क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, वो ख़त्म हो जाता है, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और जितने भी एक्ट्स बने होते हैं, सप्लीमेंट्री एक्ट इनसे रिलेटेड, वो सभी चीज़ें डिलीट हो जाती है। ओके, लेकिन अबोलिशन ऑफ द प्राइवी काउंसिल ऑफ जुरिस्डिक्शन एक्ट, ये कंटिन्यू रहता है अभी तक, है ना। सुप्रीम कोर्ट अभी क्या है, इंडिया में हाईएस्ट अपील की अथॉरिटी है, लेकिन उस समय क्या हुआ करती थी, ब्रिटेन की जो कोर्ट होती थी, वो हाईएस्ट अपील की बॉडी होती थी, है ना। और वही प्रोविजन अब इससे था, प्राइवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट से, तो ये कंटिन्यू रहा कुछ साल तक। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक्सपर्ट कमेटी जो बनाया गया था कांग्रेस के द्वारा, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मटेरियल को प्रिपेयर किया जा सके, उसमें अगर हम मेंबर्स की बात करें, तो जवाहरलाल नेहरू उसके क्या थे, चेयरमैन थे, एम असफ अली उसके मेंबर थे, के एम मुंशी मेंबर थे, एन गोपाल स्वामी अयनागर मेंबर थे, के टी शाह, डी आर गाडगिल, हुमायूं कबीर और के संथनम इसके क्या थे, मेंबर थे। ओके, है ना। चेयरमैन के प्रपोजल से क्या किया गया था, जो चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे, उनके प्रपोजल से ये किया गया था कि कृष्ण कृपालनी जी को मेंबर ऑफ कन्वेनर बनाया गया था इस कमेटी का। ओके, और कमेटी जो थी, 2 सीटिंग इसकी हुई थी। पहली सीटिंग न्यू दिल्ली में देखने को मिली थी 20 जुलाई से 22 जुलाई 1946 में, और दूसरी सीटिंग बॉम्बे में देखने को मिली थी 15 अगस्त से 17 अगस्त 1946 में। ओके, नेक्स्ट अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिटिसिज्म की बात करें अगर हम, तो इसको क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है ना, किस किस आधार पे इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, अगर हम ये बातें करें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसिज्म, है ना, कौन कौन से मैटर पे किया जाता है, बहुत से ग्राउंड है इसको क्रिटिसाइज करने के लिए, है ना। जैसे पहला अगर हम ग्राउंड बोले, नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बोला जाता है इसको। क्यों रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं बोला जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया गया था, हमने देखा ना, सब पार्ट 1 में ही हमने देखा है, सबसे पहले में ही, क्योंकि इनडायरेक्टली इलेक्शन हुआ था, और प्रिंसली स्टेट से तो डायरेक्टली नॉमिनेट किया गया था, तो डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, नॉट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी,
ऐसा क्रिटिसाइज करने वाले बोलते हैं, है ना। क्योंकि जो भी मेंबर इसमें चुने गए थे वो एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू नहीं चुने गए थे, जिसका डिमांड किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में किया था। उस आधार पे इस बॉडी का सिलेक्शन नहीं हुआ था, इस बॉडी में जो मेंबर्स थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। ओके। दूसरा अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो जो क्रिटिसाइजर्स हैं वो बोलते हैं नॉट ए सॉवरेन बॉडी, है ना। सॉवरेन बॉडी नहीं है, ऐसा ही इनका कहना है। क्यों? क्योंकि जब ये बना था उस समय क्या चल रही थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी। भारत में क्या थी? 1946 में जब ये बनी थी तब ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, है ना। तो ये किसके प्रपोजल से बनी थी? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल से बनी थी। और कोई भी सक्सेशन को हेल्ड करने से पहले इसे परमिशन लेनी पड़ती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो इसलिए बोला गया कि सॉवरेन पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं थी। हालांकि 1947 का जो एक्ट आया उसके बाद से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गई थी और पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली काम करी, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से भारत के लोग थे। ओके। लेकिन क्रिटिसाइजर्स ये कहते हैं कि ये पूरी तरीके से सॉवरेन बॉडी नहीं थी, क्योंकि, है ना, ये किसके प्रपोजल पे बनी थी? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल पे बनी थी और इसे सेशन हेल्ड करने के लिए परमिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही लेना पड़ता था। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इससे बोला जाता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग एक बॉडी थी। ओके। क्योंकि हमने देखा 2 साल 11 महीना और 18 दिन इसने लिया पूरे 11 सेशन को करने में, है ना। तो ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक बॉडी थी, है ना। इसने बहुत ही ज़्यादा टाइम लिया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। इसलिए इसे टाइम कंज्यूमिंग बॉडी कह के इसका क्रिटिसाइज किया जाता है। ओके। ऐसा बोला जाता है इसे कांग्रेस ने डोमिनेट किया। बात ऐसी थी, कांग्रेस वन एंड ओनली पार्टी थी भारत में। अगर भारत की बातें होती थी तो, है ना, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन ना हो तो उसे भारत का रिप्रेजेंटेशन नहीं समझा जाता था। तो क्रिटिसाइजर ऐसे बोलते हैं कि डोमिनेंस किया गया है कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी से जो जितने भी लोग थे, कांग्रेस पार्टी से मैक्सिमम लोग कांग्रेस पार्टी से ही थे जो इसके मेंबर थे। ओके। ऐसा बोला जाता है कि लोअर पॉलिटिशियंस का डोमिनेंस था इसमें। इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या थे? लॉयर थे या फिर पॉलिटिशियंस थे, है ना। उनका ही एक जमावड़ा था, है ना। किसी भी एक्सपोर्ट को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया और ये ओनली लॉयर्स एंड पॉलिटिशियन का इसमें डोमिनेंस रहा, ऐसा बोला जाता है। जिसकी वजह से ये भी बोला जाता है कि ये बहुत ही जटिल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉमन पीपल के समझ से बहुत ही परे है, क्योंकि ये लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस के द्वारा बनाया गया, लिखा गया है। ओके। नेक्स्ट जो क्रिटिसाइज किया जाता है, ऐसा बोला जाता है कि हिंदूज के द्वारा डोमिनेट किया गया, है ना। क्योंकि देखिए भारत है, इसमें अगर हम बातें करें, अगर हम सेंसस की को भी उठा के देखें तो क्या है? हिंदूज की संख्या ज़्यादा है। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें मेंबर्स की जो सीट अलाउड की गई थी या फिर सीट का डिस्ट्रीब्यूशन था वो पॉपुलेशन के आधार पे हुआ था। और जनरली हिंदूज का तो, है ना, इसमें रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होना ही था, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन क्रिटिसाइजर्स ऐसे बोलते हैं कि ये डोमिनेट किया गया हिंदूज के द्वारा। हिंदू की इसमें क्या थी? जनसंख्या की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी। ओके। ऐसा बोला जाता है। ओके। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सिंबल एडप्ट किया गया, सील जिसे हम बोल सकते हैं, सिंबल या सील बोल सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो सील या फिर सिंबल का यूज किया गया वो क्या था? एलिफेंट का एक सिंबल था, जिसे सील के रूप में उन्होंने यूज किया। ओके। लीगल एडवाइज़र, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, वो BN राव जी को अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, कि जो भी लीगल सर्विस से, जो भी लीगल चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, उसकी एडवाइस कौन करेंगे? सर BN राव करेंगे। ओके। सेक्रेटरी की बात करें अगर हम, सेक्रेटरी जो सचिव हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो HBR नागर जी को अपॉइंट किया गया। HBR नागर जी सेक्रेटरी बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें SN मुखर्जी जी की, तो चीफ ड्राफ्ट्समैन इनको बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जिन्होंने पूरी तरीके से खाका तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन का, SN मुखर्जी जी। ओके। प्रेम बिहारी नारायण रायचदा, ये कैलीग्राफर थे,
इनकी ही राइटिंग में जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया। ओके, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है हैंड रिटन है, इन्हीं के द्वारा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हैंड रिटन किया गया है और उसे इटैलिक स्टाइल में लिखा गया है। ओके, जो ओरिजिनल वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको ब्यूटिफाइड किया गया है, मतलब उसमें जो सजावट जो किया गया है, डेकोरेशन किया गया है ना, वो किसके द्वारा किया गया? जो आर्टिस्ट हैं शांति निकेतन के, जैसे नंदलाल बोस हो गए। ओके, नंदलाल बोस या फिर ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। ओके, इन दोनों के द्वारा क्या किया गया है, जो ओरिजिनल वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको ब्यूटिफाइड किया गया, उसमें डेकोरेशन की गई, उसमें साज सज्जा की गई है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बोले ब्योहर जो राम मनोहर सिन्हा थे, इन्होंने इल्यूमिनेटेड किया, ब्यूटिफाइड किया, ऑर्नेट किया ओरिजिनल प्रियम्बल को, है ना, और इसको ओरिजिनल प्रियम्बल को कैलीग्राफ किया गया था, लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ओके, और हम जानते हैं कि प्रियम्बल क्या था, हमने इससे पहले वाले पार्ट में क्या देखा था, प्रियम्बल क्या है, मॉडिफाइड वर्जन है किसका, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। ओके, और सबसे लास्ट में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तब क्या हुआ, प्रियम्बल को इनेक्ट किया गया। ओके, जो हिंदी वर्जन में जो कैलीग्राफी किया गया, हैंड रिटन किया गया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को, ये किया गया कृष्ण वैद्य के द्वारा, और इसको डेकोरेट जो किया गया और इल्यूमिनेट किया गया वो नंदलाल बोस, जो कि शांति निकेतन के एक मेंबर थे, उनके द्वारा किया गया। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो है ना, ओरिजिनली में हिंदी हमारा नहीं था, हिंदी टेक्स्ट में नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 की थी, सॉरी 1987 की, उसने एक आर्टिकल को है ना ऐड किया, आर्टिकल 394A, है ना, पार्ट 22 में एक आर्टिकल को इंसर्ट किया गया 58वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, है ना। इस कॉन्स्टिट्यूशन इस एक्ट इस अमेंडमेंट के तहत जो है ना, इस आर्टिकल के तहत कुछ प्रोविजंस रखे गए, और प्रोविजंस ये थे कि प्रेसिडेंट जो होंगे, है ना, वो काउज होंगे पब्लिश करने की, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिंदी लैंग्वेज में क्या किया जाए, ट्रांसलेट किया जाए, है ना। प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई कि वो ट्रांसलेशन करवाएं कॉन्स्टिट्यूशन का, किस में, हिंदी लैंग्वेज में, है ना, या फिर किसी भी पार्ट का अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में हो, है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट को दिया गया। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, या फिर कोई भी अमेंडमेंट है पब्लिश किया जाएगा, है ना, जो भी पब्लिश किया जाएगा उसका सेम मीनिंग होना चाहिए ओरिजिनल टेक्स्ट से, जो इंग्लिश में बोलने की कोशिश बोलने की समझाने की चीज़ें रखी गई है, सेम मीनिंग उसका हिंदी में निकलना चाहिए, ऐसी बातें कही गई है ना। और जो भी ट्रांसलेशन होगा हिंदी में उसको भी सेम वैल्यू सेम ऑथोरिटी दी गई है जो कि इंग्लिश में होगी। ओके, अगर किसी भी तरीके की अगर मीनिंग अलग निकलती है तो ये प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि वो क्या कर सकते हैं, उसमें चेंजेस सुधार करवा सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, है ना, और ये वीडियो हमारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे कंप्लीट करते हैं, है ना। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर जो है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसमें हमने कवर किया है 2 पार्ट में, है ना, जो फर्स्ट हमारी इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी, है ना, और जो फर्स्ट कैबिनेट जो बना उनमें कौन कौन से मेंबर्स थे, उनके रिलेटेड हमने क्या किया है, वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वो आप वीडियो आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, है ना, लिंक प्रोवाइड करी गई है टेलीग्राम की, फेसबुक की और इंस्टा की, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो भी चीज़ें होंगी आप तक पहले पहुंच जाएगी। और
अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आप इसमें चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।